हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 8 है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो कि हमारा जो भी डिस्कशन चल रहा है लोकपाल एंड लोका आयुक्त के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था। देखिए, लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने लोकपाल और लोका आयुक्त के बारे में डिस्कस किया था और उसके बैकग्राउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर अपनी कंट्री के रिगार्डिंग में भी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम की प्रोविजन देखेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त के। फिर हम डिस्कस करेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त में 2016 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। वो अमेंडमेंट क्या क्या किया गया था उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके जो लोकपाल और जो लोका आयुक्त है उसके क्षेत्र अधिकार कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जाकर के उनके पास पावर रहता है कि वो जाकर के काम कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि हमारी कंट्री के अंदर जो करप्शंस है, करप्शंस की जांच करने के लिए जो मौजूदा जो फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्टिंग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देखी जाएगा द प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस एक्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सारे बकायदा हमने चैप्टर भी डिस्कस किया है। वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखो, जब आप प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिएगा तो उसमें आपको चैप्टर बकायदा मिल जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे लोकपाल की कुछ लिमिटेशन है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिपेंडेंस की कमी रहती है या हम एनोनोमियस कंप्लेंट्स की बात करें तो वो अलाउ नहीं किया जाता है। लिमिटेशन सिर्फ 7 साल तक देखने को मिलता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा लोकपाल एंड लोका आयुक्त कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके आगे के जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोका आयुक्त एक्ट जो 2013 में आया था उसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजन है। सबसे पहले आता है आपका सेलेक्टिंग कमेटी। अब सेलेक्टिंग कमेटी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर इसमें एज अ चेयरपर्सन के तरीके से रहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस, वो जजेस जो कि नॉमिनेटेड रहते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये सारे मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें, सेलेक्टिंग कमेटी में। जब लोकपाल या लोका आयुक्त की चयन किया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा तो इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल रहते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं विच इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम हर एंड वन एमिनेट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये सारे मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं सेलेक्टिंग कमेटी में। उसके बाद आते हैं जुडिक्शंस, यानी कि इनका जो क्षेत्र अधिकार होता है। क्षेत्र अधिकार में क्या क्या रहता है, देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें जो इंक्लूड रहते हैं इनके जो क्या क्षेत्र अधिकार के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सारे इसमें क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इंक्लूड रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी एंड डी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये सारे इसमें क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। अब इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं। कंपोजिशंस का मतलब इसकी जो संगठन है, तो इसमें आपको क्या है, एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएगा और 8 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। और देखिए इसमें जो 8 मेंबर देखने को मिलेगा, अब इसमें ये भी देखिएगा कि इसमें कौन कौन शामिल रहता है। तो इसमें जो मेंबर रहेंगे वो कौन रहेंगे, हाफ मेंबर इसके रहेंगे जुडिशियल मेंबर। इसके जो हाफ मेंबर देखने को मिलेंगे
वो कौन रहेंगे? जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर। और बाकी के जो 0.5% है यानी कि जो इसके 50% जो मेंबर रहेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? तो बिलोंग करने चाहिए आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, और माइनॉरिटीज एंड वुमेन, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। तो इन सब का कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा किसमें? लोकपाल एंड लोकायुक्त, यानी कि जिसमें जो 8 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर में से जो हाफ मेंबर है वो जुडिशियल मेंबर से बिलोंग करने चाहिए। बाकी के जो 50% मेंबर रह जाते हैं यानी हाफ मेंबर, वो कहाँ किस किस एरिया से बिलोंग करने चाहिए? या तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स इसमें होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके आरक्षण यानी कि जिसे हम कहते हैं सुपर यानी कि इंटेंडेंसी। सुपर इंटेंडेंसी में अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो पावर रहता है, पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंसी एंड जो डायरेक्ट्स हैं वो क्या रहता है? एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहता है जिसमें इंक्लूड रहता है आपका सीबीआई। और अगर हम जो कि केस रेफर किया जाता है किसके द्वारा? लोकपाल के द्वारा। तो ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि लोकपाल हम यूज करते हैं सेंट्रल के लिए, और लोका आयुक्त जो हमारा लोका आयुक्त है उसको हम यूज करते हैं स्टेट के लिए। तो इसमें आपको सीबीआई भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो आपको देखने को मिलेगा जब लोकपाल कोई केस रेफर करता है किसके पास? सीबीआई के पास। फिर देखिए उसके बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010 आपको भी देखने को इसमें मिलेगा, जिसमें अगर देखिए अगर हम लोकपाल के जुडिक्शंस की बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010 भी इसमें क्या है? इंक्लूड है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जो फॉरेन डोमिनेशंस है वो अगर एक्सेस है 10 लाख रुपए पर ईयर अंडर, तो वो किसके अंदर में आ जाएगा? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010 के अंदर में आएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा लोकपाल और लोकायुक्त के कुछ प्रोविजन। तो देखिए जहां पे अगर आप लोकपाल है इसी का अपोजिट आप कर दीजिए लोकायुक्त में, जहां पे पीएम है वहां पे सीएम हो जाएंगे, एमपी की जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह पे हो जाएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी अगर आप जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप ए बी सी और डी और चेयरपर्सन की कंपोजिशंस की बात करते तो वही आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? 2016 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे लोकपाल एंड लोकायुक्त में, तो वो अमेंडमेंट क्या था उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं लोकपाल एंड जो लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल है वो पास हुआ था 2016 में, लेकिन उसे कहाँ पे? पार्लियामेंट जुलाई 2016 में ये क्या हो गया था? अमेंडमेंट होकर के पास हो गया था। लेकिन ये जो लोकपाल और जो लोका आयुक्त एक्ट है वो कब लाया गया था? 2013 में। तो लोकपाल और लोका आयुक्त के रिगार्डिंग में अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में जो एक एक्ट था वो लाया गया था 2013 में, लेकिन पास हुआ था वो 2016 में। उसके बाद देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या था? एब्सेंस ऑफ जो रीऑर्गेनाइज लीडर थे अपोजिशंस और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा और वुड बी अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शंस कमेटी फॉर द लोकपाल। इसका मतलब क्या है? आप ये समझिए कि 2016 में जो अमेंडमेंट पास हुआ था उसमें ये कहा गया था कि इसके माध्यम से एक शर्त रखी गई थी कि अपोजिशंस ऑफ लोकसभा की मान्यता या हम बड़े लीडर की सिंगल एक लार्जेस्ट बड़े लीडर पार्टी की अपोजिशंस मेंबर्स के द्वारा भी क्या है सेलेक्टिंग कमेटी में लोकपाल के लिए क्या किया जाएगा? मेंबर उसमें होंगे। तो जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सेलेक्टिंग कमेटी में, तो इसमें क्या था? लोक लीडर ऑफ अपोजिशंस इन लोकसभा। तो ये कब ऐड हुआ? तो ये ऐड हुआ था 2016 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था लोकपाल एंड लोका आयुक्त में। तो उसमें यही बात रखी गई थी कि जो सेलेक्टिंग कमेटी है लोकपाल के लिए, तो उसमें क्या होगा? जो लीडर होगा अपोजिशन यानी कि अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, ये इन्वॉल्व रहेंगे, शामिल होंगे किसमें? सेलेक्टिंग कमेटी में।
फिर देखिए क्या रखा गया था कि इस अमेंडमेंट में और एक और जो रिवाइज किया गया था वो किया गया था सेक्शंस 44 2013। इस एक्ट में क्या था, जो मैंडेट्स किया गया था विद इन 30 डेज ऑफ एंटरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी डिक्लेयर देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या था कि 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया था सेक्शन 44 में, तो उसमें ये चेंजेस किया गया था कि जिसमें ये कहा गया कि जितने भी जो पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट सर्विसेज हैं में क्या है, प्रवेश करने के लिए 30 दिन यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर में लोक सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का क्या है कि घोषणा उन्हें करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी उनका एसेट है और उनकी जो भी लायबिलिटीज है। उसके बाद देखिए और क्या अमेंडमेंट किया गया था कि इस अमेंडमेंट में रिमूव कर दिया गया था जो 30 डेज का लिमिटेशन था और उसको अलाउ कर दिया गया था कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो डिक्लेयर करे अपने एसेट और उनकी जो लायबिलिटीज है मैनर एंड विद इन द टाइम फ्रेम डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि जो 30 दिन की जो लिमिटेड टाइम था सीमा को उसको हटा करके जिसमें लोक सेवकों यानी कि जिसे हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं को द्वारा क्या है एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जो असिस्ट है और असिस्ट और जो लायबिलिटीज है की घोषणा करने की अनुमति उन्हें मिल गई थी। फिर देखिए इसके अलावा फिर बात करते हैं इसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे वो एक्सटेंड किए गए थे इसमें टाइम गिवन द ट्रस्टीज एंड जो बोर्ड मेंबर्स है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिवन टू जो ट्रस्टीज हैं और जो बोर्ड मेंबर हैं टू डिक्लेयर देयर द possesses assist and cases where they receive more than 1 crore rupees of government fund or more than 10 lakh rupees for foreign fund। अब इसमें देखिए क्या कहा गया कि इसके अलावा जो अमेंडमेंट किए गए थे ट्रस्टियों और जो बोर्ड के जो सदस्य हैं वो अपनी और अपने जो पति है या पत्नी की संपत्ति की घोषणा करने के लिए समय को इसमें क्या है बढ़ा दिया गया। और ऐसे मामलों में जहां उन्हें 1 करोड़ से अधिक या सरकारी फंड या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी फंड इसमें क्या है प्राप्त होता है। तो ये कुछ अमेंडमेंट किए गए थे लोकपाल एंड लोकायुक्त 2016 में। लेकिन ये बिल कब रखा गया था 2013 में और पास हुआ जाकर के 2016 में। अब देखिए बात करते हैं इनकी पावर क्या है और किस जुडिक्शन एरिया क्या है यानी कि जांच क्षेत्र क्या है। अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करते हैं या हम लोकपाल की जुडिक्शंस की बात करते हैं तो इसमें प्राइम मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफिसर्स वेल एज ऑफिसर एज सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या है प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए बी सी एंड डी के जो ऑफिसर्स हैं उसको इसके अंदर शामिल रखा गया है। अगर हम जुडिक्शंस ऑफ लोकपाल की बात करते हैं तो ओवर द प्राइम मिनिस्टर विल बी लिमिटेड ओनली टू एलिगेशंस ऑफ करप्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड इन इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, न्यूक्लियर एजेंसी एंड स्पेस। अब इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पे करप्शंस के चार्ज है तो लोकपाल उस पर क्या है एक्शंस लेगा। लोकपाल के अंदर में प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल रखा गया है। लेकिन आगे देखिए क्या कहा गया है कि इसमें प्रधानमंत्री पर अगर लोकपाल का अधिकार क्षेत्र केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक ही सीमित होगा, लिमिटेड होगा, जहां इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, न्यूक्लियर एजेंसी और स्पेस के रिगार्डिंग में संबंधित नहीं होगा। आप इन शॉर्ट यही समझ लीजिए कि करप्शंस के रिगार्डिंग में अगर पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर पे कोई एलिगेशंस लगाया जाता है तो इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, न्यूक्लियर एजेंसी और स्पेस के मामले में उस पर दर्ज नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड नहीं होगा। फिर देखिए लोकपाल विल नॉट हैव अ जुडिक्शंस ओवर द मिनिस्टर्स और एमपी इन द मैटर वेयर द स्टेटमेंट मेड फॉर वोट्स गिव इन पार्लियामेंट आर कॉन्करेंट। अब इसका मतलब क्या, देखिए जो लोकायुक्त के पास उन मामलों में मंत्रियों या संसद पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जहां संसद में दिए गए बयान यानी कि जो स्टेटमेंट है या हम दिए गए जो वोट का संबंध है, इसमें से ऐसे व्यक्ति को शामिल है जो केंद्र कानून के द्वारा स्थापित किसी भी निकाय या समिति के केंद्र सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्ट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, या
एस्टेब्लिश जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस फंडेड है या कंट्रोल बाय द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या एनी अदर जो पर्सन्स है एडेड इन गिविंग टेकिंग ब्राइट्स। मतलब इसमें क्या है कि उनके द्वारा सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी वित्त पोषित नियंत्रित किसी अन्य संसाधन के कार्य प्रभारी या निदेशक, प्रबंध सचिव या रहे हो और कई अन्य व्यक्ति जिसके जिनके देने या लेने से सहायक है रिश्वत, तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्या है पावर देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं और क्या पावर देखने को मिलेगा कि लोकपाल जो एक्ट है इसमें मैंडेट्स किए गए, यानी कि लोकपाल अधिनियम ये भी कहता है कि सभी जो लोक सेवक को अपने क्या जो असिस्ट और लाइबिलिटीज है तो उसको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। इसके पास अगर हम बात करते हैं तो यानी कि हम सीबीआई अगर बात करते हैं तो इनके पास सीबीआई की जांच करने और निर्देश देने का भी इनके पास पावर है और राइट्स है। अगर यदि हम बात करते हैं जो लोकपाल है वो रेफर कर देता है केस किनके पास, सीबीआई के पास, तब इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स वो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द लोकपाल परमिशंस। मतलब क्या है, तो जो भी जांच अधिकारी होगा वो लोकपाल की अनुमति के बिना उसे दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं जो लोकपाल इन्वेस्टिगेट यूनिट्स है हैज बीन गिवन द पावर ऑफ एक्सक्विवेलेंट टू दोज ऑफ अ सिविल कोर्ट। मतलब क्या है, लोकपाल जांच इकाई को सिविल कोर्ट के बराबर ही क्या है इन्हें शक्तियां दी गई है। विशेष परिस्थिति में अगर बात करते हैं तो लोकपाल के पास जो करप्ट या हम बात करते हैं जो अथॉरिटी है करप्ट तरीकों से उत्पन्न या जो प्राप्त संपत्ति है, आय यानी कि जो इनकम है, कमाई और जो भी लाभ है उसको जब्त करने का भी अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा, कैप्चर करने का अधिकार मिल जाएगा कि उसको क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। लोकपाल के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो रिकमेंडेट कर सकते हैं ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट जिसमें कि इन्वॉल्व है करप्शन और एलिगेशंस। तो और इसमें क्या है जो अथॉरिटी है वो इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स और परमिट जो प्रिवेंट है डिस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। मतलब क्या, देखिए लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोप के मामले को लोक सेवा में स्थानांतरित या निलंबन सस्पेंड करने का, सस्पेंशन का भी क्या है अधिकार है, सजेस्ट करने का या बात करते हैं रिकमेंडेट करने का अधिकार दिया गया है। इसके पास क्या है फिर प्रारंभिक जांच करने के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट होने से रोकने के लिए क्या है निर्देश जारी करने का भी अधिकार है। तो ये सारे पावर और जुडिक्शंस देखने को मिलेगा किसका, लोकपाल एंड लोक आयुक्त का। फिर देखिए कुछ एग्जिस्टेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो कि चेक करते हैं करप्शंस को अपने देश के अंदर में, भारत के अंदर। पहला आता है आपका द प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस एक्ट 1988। इसमें बात करते हैं जो इंडिया की जो भी प्राइमरी लॉ है अगेंस्ट करप्शंस, तो जिसमें कि उसमें वो पनिश कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट जिसमें इंगेज है किसके लिए, करप्ट एक्टिविटीज के लिए। फिर आपको देखने को मिलेगा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक मेन एजेंसी है इन्वेस्टिगेट्स के लिए जो कि करप्शन को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करती है केसेस इन्वॉल्विंग जो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे हम सीबीसी कहते हैं, और स्टेट विजिलेंस कमीशन भी देखने को मिल जाएगा जो कि हैंडल करते हैं वो कंप्लेंट्स जो भी सिटीजन्स के द्वारा दिया जाता है कि जो भी करप्शंस के रिगार्डिंग में सिटीजन्स के द्वारा जो कंप्लेंट्स की जाती है तो उसको वो क्या करते हैं, हैंडल करने का काम करते हैं। फिर आपको देखने को मिल जाएगा द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इनका काम क्या होता है कि सिटीजन्स के द्वारा जब रिपोर्ट किया जाता है कि उनके राइट्स का वायलेट हो रहा है तब जाकर के ये क्या करते हैं, अपने एक्टिविटीज अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि वो फिर इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 एंड द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द डूइंग थिंग्स लाइक आर टेकिंग ब्राइट्स। यदि वो कोई ब्राइट्स लेते हैं या करप्शंस में या वो गेटिंग इन्वॉल्व इन कोई भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, शेयरिंग करते हैं अपने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो इसके रिगार्डिंग में भी क्या है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे भी हिंदी में भी देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेने, राजनीति में शामिल होने या जो भी गोपनीय जानकारी साझा करने जैसे काम से रोकने का काम करता है ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स लाइक द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्स। तो
ये एक स्पेशल कोर्ट है जो कि डील करता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं और उस पर डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं रिलेटेड जो भी एक्शंस है ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, और इंक्लूड रहे हैं इसमें आपको करप्शंस मैटर भी इसमें इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लोकपाल और लोका आयुक्त एक्ट जो 2013 में आया था, इसके रिगार्डिंग में कुछ इनकी लिमिटेशंस भी है, जैसे लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता की कमी देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है, इस पे कंट्रोल काफी ज्यादा है। जैसे अगर हम उनके अपॉइंटमेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो लोकपाल जो लोकपाल वर्क्स होते हैं, जो लोकपाल में काम करते हैं, लोकपाल के जो मेंबर्स होते हैं, वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो इस वजह से क्या है, इसके लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, अज्ञानता शिकायतों की अनुमति इसमें नहीं रहती है। जैसे हम बात करते हैं द लॉ डजंट लेट पीपल मेक कंप्लेंट्स विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी विच माइट स्टॉप सम फ्रॉम द रिपोर्टिंग करप्शंस। मतलब कानून लोगों को अपनी पहचान उजागर किए बिना शिकायत करने की अनुमति नहीं देता है, जिसमें कुछ लोगों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने से क्या है, रोका जा सकता है। फिर बात करते हैं 7 ईयर लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या है कि जो फाइल किया जा कंप्लेंट किया जा सकता है वो 7 ईयर के अंदर अंदर ही किया जा सकता है, जो करप्शन किए जाते हैं या जो करप्शन होता है। तो विच माइट नॉट बी अ इनफ टाइम फॉर द सम केस, यानी कि आप भ्रष्टाचार होने के केवल 7 साल के भीतर ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो कुछ मामलों के लिए पर्याप्त समय ये नहीं होता है। तो टाइम लिमिटेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स, यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं जो हैवी पनिशमेंट रहता है, यानी कि जो झूठे शिकायतों के लिए इसमें भारी सजा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बात करते हैं जो द लॉ पनिश दोज हु मेक अ फॉल्स कंप्लेंट्स हार्शली व्हिच माइट स्केयर पीपल अवे फ्रॉम रिपोर्टिंग रियल करप्शंस। मतलब क्या, देखिए कानून झूठी शिकायतों करने वालों को कड़ी सजा देता है, जिससे लोग वास्तविक भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने से भी क्या है, इसमें डर जाते हैं। मतलब ये समझिए कि अगर कोई इसमें झूठी शिकायत के लिए इसमें क्या कोई भी भारी पनिशमेंट नहीं दी जाती, तो जिसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी करप्टेड होते हैं तो वो भी क्या होता है, इसमें बचे जाते हैं। फिर देखिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिलेगा। जो भी प्रोसेस होता है हैंडलिंग, जो भी कंप्लेंट्स किया जाता है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इजंट वेरी ओपन एंड क्लियर, यानी कि वो काफी ज्यादा क्या होती है, खुली और स्पष्ट नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इसमें आपको क्या है, एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। फिर देखिए जो लोकपाल है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है ऑन इट्स ऑन एजेंट पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवकों के खिलाफ स्वयं वो जांच करना या स्वयं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आपको क्या कुछ लिमिटेशंस देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें लोकपाल एंड लोका आयुक्त क्या है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए या आपको जो भी वीडियो देखनी, जैसे अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है, उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी हमारी अब कंप्लीट होने वाली है, लास्ट सीरीज चल रहा है उसका जुडिशियल एंड लीगल राइट्स, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर रखी है 6 से लेकर 12 तक की, वो सारी वीडियो अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी मेंशन है, आप वहाँ पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो भी वीडियो आपको देखना है रिगार्डिंग जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस है, एसएससी है, रेलवे है, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।